जब कभी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है? द मार्केट मेथडोलॉजीज और मार्केट अप्रोचेस जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूएशंस करते हैं और ये बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूएशन आपको निकाल के देता है। मार्केट वैल्यूएशन के मेन मेथड्स क्या होते हैं? जो ये मार्केट अप्रोच है, बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर होते हैं। जैसे आप बात करें सीसीएम मेथोडोलॉजी के बारे में, कैसे वर्क करता है वो? सपोज करिए कि कोई कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर में है, आपको उसका वैल्यूएशन करना है। अब आप क्या करोगे, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ये देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो कि लिस्टेड है। अब आपने अपनी लिस्ट बनाई, उसके बाद आपने ये देखा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वैल्यूएशन उसका कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके मल्टीपल्स क्या हैं। आपने उस टाइम पे उसके ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा, फिर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यूज, तो ये सब नंबर्स आपने निकाल लिए। मान लीजिए ऐसे आपके पास 5 कंपनीज थी, 5 कंपनीज के वो रेशोज निकाल लिए और उसके बाद आपने एक एवरेज निकाल लिया। अब ये आपको ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है तो उसको कितना मल्टीपल ऑन एन एवरेज मिलता है। जब कभी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है मार्केट में क्या चल रहा है, करेक्ट। क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है? नहीं, बड़ा अच्छा आपने बोला कि जब भी सबसे पहले वैल्यूएशन आता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। सपोज़ करिए कि आज की डेट में आप कोई ऑफिस परचेज़ करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी या घर परचेज़ करने जा रहे हैं सपोज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधा जाओगे और आप परचेज़ करके आ जाओगे सेम डे, आपने बुकिंग कर दी, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप उस मार्केट में जाएंगे, आप आसपास 10 बिल्डर्स को देखेंगे, सबसे बात करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट या फिर जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाह रहे हो उसके लेवल की बाकी आसपास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कितना प्राइस दे रहा है। ऐसा हो सकता है एक जगह आपको रेट 10,000 मिल रहा हो, एक जगह 11,000, एक जगह 12,000 मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है 20,000 भी मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन जब 11 से 20 हो रहा होगा तो आपको कुछ क्वालिटी डिफरेंस भी दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा वो मटेरियल कैसा लगा रहा है। Exactly. ये मटेरियल इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हो, आप पूरे मार्केट को एनालाइज कर रहे हो और यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हो। अगर मान लीजिए इसको बिल्कुल बदल दें और अब आप मान लेते हैं इन्वेस्टर हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी में कुछ स्टेक परचेज़ करने जा रहे हो, ठीक है। आप एक एआई कंपनी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब आप ये देखोगे कि इससे सिमिलर और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और उनके मार्केट में आज की डेट में क्या रेट्स हैं। अगर मान लीजिए सिमिलर कंपनी है, सब कुछ सिमिलर है, उसकी वैल्यूएशन मान लेते 100 करोड़ है, ठीक है। तो आपके पास जो कंपनी आई है या जिसको आप एज ए टारगेट कंपनी देख रहे हो, उसके अंदर भी अगर सब कुछ सेम है तो उसका वैल्यूएशन आपको पता है 100 नहीं होगा तो 90 होगा, 90 नहीं होगा 110 होगा, इसके आसपास होगा। लेकिन अगर वो आपसे 200 करोड़ मांगने लग जाए तो आप शायद नहीं दोगे। आप रेलेवेंस क्या दोगे, आप क्या बोलोगे उसे, लॉजिक क्या दोगे, मार्केट में नहीं है ये रेट, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल टुगेदर द मार्केट मेथडोलॉजीज और मार्केट अप्रोचेस जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूएशंस करते हैं और ये बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूएशन आपको निकाल के देता है। ओके, तो मार्केट वैल्यूएशन के मेन मेथड्स क्या होते हैं? देखिए, जो ये मार्केट अप्रोच है, बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 मेन मेथड्स आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैं मेन मेथड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी आप वैल्यूएशंस देखेंगे या फिर आप वर्ल्ड वाइड आप चले जाइए, किसी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट को आप उठा के देख लीजिए, अगर इससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल है तो एनालिस्ट ये मेथड्स तो लगाते ही हैं। ओके, तो इससे आपको एक बहुत ही फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मार्केट अप्रोच के बेसिस के ऊपर जो मेथड्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो उसमें फर्स्ट मेथड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले नंबर पे या दूसरे नंबर में, वन ऑफ द मेथड, फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सीसीएम। सीसीएम हो गया हमारा कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल। कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि हम वो मल्टीपल्स को निकालते हैं जो मल्टीपल्स मेरी सिमिलर कंपनी से आते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि आप एक एआई कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यूएशन करना चाहता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इससे सिमिलर कंपनी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसको क्या मल्टीपल मिलता है। अब वो इंडिया में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मैं एक मल्टीपल वहाँ से निकालूंगा। तो ये उस मल्टीपल के बेसिस के ऊपर मैं अपनी जो टारगेट कंपनी है उसका वैल्यूएशन निकालूंगा। तो यानी कि कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंपेरेबल कंपनी का मल्टीपल लाके आज अपनी टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन निकालूंगा। ओके, सेकंड मेथड
जो यहाँ पर होता है वो होता है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल। अब कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल क्या है कि सपोज सेम कंपनी का मैं एग्जांपल जो आपने बोला कि एआई एक कंपनी है, उसका आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं उसकी वैल्यूशन कितनी है। तो आपने ये देखा कि अभी 2026 चल रहा है और अभी पिछले साल के अंदर अंदर कुछ सिमिलर कंपनीज़ में ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन हुई तो जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 5x के ऊपर या फिर एबिटा के हिसाब से देख ले तो 15x या 20x पे इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको एक बेस मिल गया, एक बेंचमार्क मिल गया कि अगर उन्होंने इस प्राइस पे परचेज किया है तो ये इसकी फेयर वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये दो मेथड्स, मेन मेथड्स होते हैं, कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल एंड कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल, जो कि वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री के अंदर लगाए जाते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडी भी एक्सेप्ट करती हैं। ये पीई फर्म्स, वीसी फर्म्स, बिग फोर्स, ऑडिट कंप्लाइंसेस और किसी भी तरह के कंप्लाइंसेस हो, इवन कोर्ट्स के अंदर भी ये 100% यूटिलाइज़ किए जाते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे देखिए ये है कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से भी ज़्यादा रियलिस्टिक देगा, क्योंकि ये वो नंबर बता रहा है जो आज की डेट में मार्केट में, मार्केट का मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम लाइव आप वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी नियर टू द एक्चुअल वैल्यूएशन। जैसे आप बात करें सीसीएम मेथोडोलॉजी के बारे में, तो उसको हम कैसे वर्क करता है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या है उसके? अब सपोज करिए कि कोई कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर में है, आपको उसका वैल्यूएशन करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ये देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो कि लिस्टेड है, ठीक है। अब आपने अपनी लिस्ट बनाई, उसमें से एक उठाई आपने, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, फिर आपका आईटीसी आ गया, ठीक है, मे बी कोई और कंपनी मान लेते डाबर भी आ जाएगा, ठीक है, और एफएमसीजी में पतंजलि, जो भी है, जो भी कंपनीज लिस्टेड होंगी, ठीक है। तो वो सब कंपनीज को आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ये देखा कि जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वैल्यूएशन उसका कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके मल्टीपल्स क्या हैं। तो आपने उस टाइम पे उसके ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा वो निकाला, फिर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यूज़, तो ये सब नंबर्स आपने निकाल लिए। अब मान लीजिए ऐसे आपके पास 5 कंपनीज थी और आपने 5 कंपनीज के वो रेशोज़ निकाल लिए और उसके बाद आपने एक एवरेज निकाल लिया, मे बी मीन हो सकता है आपका, मीडियन हो सकता है, आपने एक नंबर तक आप पहुँचे, ठीक है। अब ये आपको ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है तो उसको कितना मल्टीपल ऑन एन एवरेज मिलता है, तो आपको एक बेंचमार्क मिल गया। अब मान लीजिए कि वो मल्टीपल जो है एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा है मान लीजिए, या फिर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यू मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 5 का है। अब आप ये कहते हो कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू 5 करोड़ है और वहाँ से मल्टीपल 5 का आ गया, तो 5 5 25 हो गया सीधा। तो यानी कि आपको एक वैल्यू पता चल गई, रफ वैल्यू पता चल गई कि हाँ मेरी वैल्यूएशन जो है लगभग 25 करोड़ है। अब मैं रफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स लगाए जाते हैं और वो फैक्टर्स निकालने के बाद एक मेरी वैल्यू निकलती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अब आप सीसीएम लगा रहे हैं, सपोज करिए कि आप कहते हो जी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है ना। अब एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनी जिसका वैल्यूएशन आप कर रहे हो उसका रेवेन्यू 10 करोड़ है, लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी से। ऐसा हो सकता है उसका रेवेन्यू 2000 करोड़ है, ठीक है। तो आपका 10 करोड़ का रेवेन्यू और 2000 का रेवेन्यू, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब उसको डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता है, उस मल्टीपल को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ नंबर को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी डिस्काउंटिंग करनी होगी। डिस्काउंटिंग किस चीज़ की करूँगा, क्या इतनी बड़ी मार्केट जितनी हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी को मिलती है, क्या मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मुझे उसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी कि अगर उसको इतना मल्टीपल मिलता है तो मुझे उससे 30% कम मिलेगा, ओके, ठीक है। तो एक तो ये डिस्काउंट हो गया। उसके बाद वो 2000 करोड़ की कंपनी है, मैं 10 करोड़ की कंपनी हूँ, ठीक है। तो उसके आप देखो कि साइज़ का कितना डिफरेंस है। मार्केट एक अलग सिनेरियो हो गया, साइज़ भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो साइज़ के बेसिस के ऊपर भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्काउंट्स को लगाने के बाद ऐसा हो सकता है कि अगर उस टाइम पे 5 का मल्टीपल मिल रहा था और मैंने डिस्काउंट लगा के वो मल्टीपल 3 का बच गया, अगर 3 का मल्टीपल आया और आपका जो रेवेन्यू था मान लेते हैं कि 5 करोड़ था, तो 5 3 15 हो गया, पहले कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट हो सकती हैं कि सपोज़ करिए, ऐसा समझिए कि जिस कंपनी का आप वैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं वो कंपनी या उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं
वो दूसरी कंट्री में लिस्टेड है। अब आप यूएस की एक कंपनी का रेशो निकाल के ले आए और आज यहाँ पर आप लगा रहे हैं, तो आपकी कंट्री में और उस कंट्री के बीच में भी कुछ ना कुछ रिस्क रिटर्न का डिफरेंस हो सकता है। तो आपको कंट्री स्पेसिफिक रिस्क भी लगाना पड़ सकता है। ओके। भाई अपनी कंट्री का रिस्क ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा रिस्की हो, तो वो रिस्क आपको लगाना पड़ सकता है, तो वो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क हो गया। सेकेंडली, जिस कंपनी में आप वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, जिस कंपनी की आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर जब आप उसके डेटाबेस को उठा के देख रहे हैं या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को आप देख रहे हैं तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा रिस्क दिख रहा है, तो आपको कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी लगाना है। मान लेते हैं 5% वो भी रिस्क आ गया, तो ऐसे करके बहुत सारे रिस्क हैं, वो सारे के सारे एडजस्ट करने के बाद ओवरऑल जो वैल्यूएशन निकल के आएगी, तो वो वैल्यूएशन जो होगी मेरी, वो CCM मेथडोलॉजी से वैल्यूएशन मानी जाएगी। तो CCM मेथोडोलॉजी का स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, सबसे पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल नंबर आ गया या फिर प्रोजेक्शंस आपको दे दिया है और आप उसके बेस पे निकाल रहे हो, उससे तो कुछ हो नहीं रहा। वो नंबर है जो बिल्कुल मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर मान लीजिए एक वेबसाइट के ऊपर जो रेशो अगर मान लीजिए 15 निकल रहा है, तो दूसरी पे भी उसके आसपास ही होगा, थोड़ा मेथडोलॉजी में अगर प्लस माइनस करके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो वो ट्रांसपेरेंट है। सेकेंड है, जो आपको जो डेटा मिल रहा है वो रियल टाइम है, ठीक है। रियल टाइम मतलब अगर आज आप निकाल रहे हो तो एक अलग नंबर आ रहा है, आप मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में निकाल रहे हो तो अलग है, कल के ऐसा हो सकता है वो रेशो चेंज हो जाए, तो वो नंबर्स आपके रियल टाइम बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि ये ईजी टू एक्सप्लेन है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई चेक कर रहा है तो किसी भी डेटा बेस पे जाके देखेगा, मोर और लेस नंबर्स विल बी सेम, ठीक है। तो ये इसके सारे स्ट्रेंथ्स होते हैं। वीकनेस के केस के अंदर अगर आप वीकनेस जानना चाहते हो, देखो वीकनेस सबसे पहले ये है कि बहुत ही वॉलेटाइल है। आज कुछ नंबर है, कल कुछ नंबर है, तो ये वॉलेटिलिटी, अगर एक कोई जो रियल टाइम में है वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो वॉलेटिलिटी उसके अंदर उसका एक वीकनेस भी है कि वॉलेटाइल है। आज नंबर कुछ आया, कल को कुछ और नंबर आपका जो है बहुत, अगर वॉलेटिलिटी हो गई, जैसे मान लीजिए वॉर के सिचुएशन के अंदर, तो वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। आप जो भी नंबर्स निकाल रहे हैं तो वो आप उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। सेकेंड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो सकता है कि देखो, जिस कंपनी का आप वैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, जिसके आपने डेटा को उठा लिया है, ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज से 100% मैच ना करते हो, तो वो एडजस्टमेंट्स भी आपको इसके अंदर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये वीकनेस होती है। अब सीधा सीधा निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग वैल्यूशंस करते हैं तो हम वो हर नंबर की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखते हैं कितना का प्रोडक्ट मैच कर रहा है। अगर भाई मैच नहीं कर रहा है तो मैं वो नंबर्स चेंज करूंगा और उसके बेसिस के ऊपर न्यू नंबर्स निकल के आएंगे, उसके बेस पे वैल्यूशन होगी। अदरवाइज वो क्या होगा ना, ऑडिट में फंस जाएगा या फिर किसी कंप्लायंस में आप फंस जाओगे, तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी उसमें। ओके, CCM तो समझ में आ गया, CCM मेथोडोलॉजी क्या होती है, और CTM क्या होता है, उसका क्या रोल होता है? देखिए, ऐसा है ना कि CCM मेथडोलॉजी तो क्या है ना, स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी से आप कर रहे हैं। CTM में क्या हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी से नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो मार्केट में हो रही है उसके बेसिस के ऊपर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे FMCG कंपनी का, तो अगर मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करनी है तो मैं ये देखूंगा कि पिछले पास्ट 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या इस स्पेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तो मान लेते हैं कि ऐसी 4 ट्रांजैक्शन हुई है और आपने उसका एक एवरेज आउट कर लिया, और एवरेज आउट करने के बाद उसके आपने एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिडा या फिर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यू सेल्स, जो भी आप रेशो यूज़ कर रहे हैं, आपने वो नंबर निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैपेंड। ओके। अब आप देखो, जितने भी आप मेथड्स देखते हो, मैं ये मानता हूँ कि जो CTM मेथड है वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू द फेयर वैल्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियल ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल में हो गई, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन जिसको प्लेयर्स ने या फिर जो भी मार्केट में लोग हैं उन्होंने उसको ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया है, तो आपको उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो जो वैल्यूशन वहाँ से निकल के आ रही है, बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूशन निकल के आ रही है, ठीक है। तो आपने जो मल्टीपल्स वहाँ से निकाले, एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिडा निकाला या फिर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यू आपने निकाले, तो वो आपने अपनी टारगेट कंपनी के साथ मल्टीप्लाई करके देखे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो सपोज करिए कि आपने CCM से भी एक वैल्यूशन निकाला है, फिर आप CTM में भी सेम ही कर रहे हो कि आपने एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिडा लगाया और आपने अपने एबिडास के साथ मल्टीप्लाई करके एक वैल्यूशन निकाला, ठीक है। तो दोनों मेथडोलॉजीज को साथ लेकर के चलेंगे आप, और उस बेसिस के ऊपर एक कंबाइंड वैल्यू निकल के आएगी जो कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब
कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल हम लोग लगाते हैं, तो उसके अंदर भी वही सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि जिस कंपनी के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं, मेरी कंपनी उसके साथ कितना मैच करती है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी सेगमेंट में वो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है? क्या आप एप्पल से कंपेयर कर रहे हो उसको, या फिर क्या आप उसको सैमसंग से कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप उसको लावा से कंपेयर कर रहे हो? ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। तो आप वो मल्टीपल यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उसका नंबर कहाँ से उठा के ला रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उसको एप्पल, सैमसंग और लावा को एक साथ रख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एप्पल के साथ मैच करता है, तो आपको एप्पल, सैमसंग तक ही रहना चाहिए। और अगर आपको लावा के लेवल पे या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट, मान लीजिए मोटरोला या नोकिया साइड पे आप जा रहे हो, तो फिर आप एप्पल और सैमसंग को थोड़ा साइड रख दीजिए। सेम कैटेगरी कंपनीज होनी चाहिए। यस, आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज सिमिलर होगी तभी तो आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर पाओगे। और अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ही मैच नहीं कर रहा, तो फिर उस नंबर का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर से वैल्यूएशन फिर गलत निकल आएगा आपका। तो तो इसमें वीकनेस क्या होता है इसका और स्ट्रेंथ क्या होता है सीटीएम में? देखिए, स्ट्रेंथ सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये वेरी क्लोज टू द मार्केट है, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी, ठीक है। अगर मैं वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देखो, वीकनेस मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो गई है तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का कुछ स्टेक एक्वायर किया, तो जब उसने वो एक्वायर किया तो उस प्राइस में प्रीमियम भी है, कंट्रोल प्रीमियम भी है। कंट्रोल प्रीमियम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में 40% शेयर लूँगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ 40% शेयर नहीं लिया, आपने 40% कंट्रोल भी लिया। कल को आप डिसीजन मेकिंग के अंदर 40% से आपकी होगी, 60% से मेरी होगी। तो अगर मैं आज आपको वो 40% का से दे रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, उसको मैं कंट्रोल प्रीमियम बोलूँगा, ठीक है। तो जो मेरी सीटीएम मेथडोलॉजी में जो मेरा वैल्यूएशन निकल के आता है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो वो एक प्रीमियम वाला पार्ट उसमें से सेग्रीगेट करके निकाल के अलग से वैल्यूएशन निकालना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वो थोड़ा सा है, लेकिन वो वीकनेस नहीं बोलूँगा पूरी तरह से, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग इज रिक्वायर्ड। वीकनेस में मैं एक चीज़ और इसमें बोल दूँ कि देखिए, कई बार जैसे मैंने तो आपको बोल दिया कि 4 ट्रांजैक्शन मिलना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रांजैक्शंस जनरली नहीं मिल पाता है, और जो भी मिलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम एक नंबर पे पहुंच पाते हैं। तो ये एक वीकनेस है कि लिमिटेड डेटा अवेलेबिलिटी है इस केस के अंदर। ये तो समझ आ गया सीसीएम और सीटीएम में डिफरेंस क्या है, वैल्यू में कितना ही हेल्प आउट करता है, और फाइनल एडवाइस क्या है फॉर वैल्यूअर, इन्वेस्टर और फाउंडर्स के लिए? देखिए, ऐसा है कि सीसीएम मेथडोलॉजी या सीटीएम को जब भी आप लगाते हैं ना, बहुत ईजी दिखाई देता है कि वहाँ से आपने रेशो निकाला, वो आपने लगा दिया। लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिट में, कंप्लाइंसेस में रेगुलेटरी बॉडीज़ इसको चैलेंज करती हैं। चैलेंज इसलिए करती हैं कि आपने आँख बंद करके लगा दिया, आपने जो मल्टीपल्स उठाए मार्केट से आपने सीधा यूटिलाइज़ कर दिया, और आपने उसकी एडजस्टमेंट नहीं की, ठीक है। तो जो भी नंबर्स आप मार्केट से उठा रहे हो, उनको एडजस्ट करके अपनी कंपनी के साथ मैच करिए। उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स, प्रीमियम जो भी लगाना है लगा के नए रेशोज़ निकलेंगे, उसके बेसिस के ऊपर आप लगाइए। डायरेक्ट नंबर्स को निकाल देना और यूटिलाइज़ कर लेना इज़ रॉन्ग। और फाउंडर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि मान लीजिए डेटा मिल गया, उनको ये समझ में आ गया कि ये रेशोज़ इस तरह से लगते हैं, और उन्होंने वो नंबर्स निकाला, और आज की डेट के अंदर उन्होंने अपने रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके, एबिटा से मल्टीप्लाई करके अपनी एक वैल्यूएशन अपने माइंड में बना ली। दैट इज़ द प्रॉब्लम। परसेप्शन एक एज्यूम कर लिया। बिल्कुल। मान लीजिए वो रेशो के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकल गई 50 करोड़। अब मैं जिन एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वो लगा दूँ, वैल्यूएशन आ गई 30 करोड़। लेकिन आप तो बढ़ रहे हो 50 करोड़ के माइंडसेट से। अब आपके माइंड में 50 फिट हो गया। अब आप क्या करोगे? आप जितनी तैयारी कर रहे हो सारी 50 करोड़ के हिसाब से करे जा रहे हो। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वो दिखने लगेगा, लेकिन क्या होगा, वो सब ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। और जब जा करके वो आपको चैलेंज करेगा अदर पार्टी, तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस चीज़ में ना फंसें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एडजस्टमेंट्स को समझें, उसके बाद ही आप इसको यूटिलाइज़ करें। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इन्फॉर्मेशन व्हाट सीटीएम और सीसीएम क्या होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का पॉडकास्ट? आई होप आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अ वेबसाइट purevalleyglobal.com एंड कीप वॉचिंग Pure Valley Talks. Thank you so much.